हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोस को देखें और सुनें। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। भूत का नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में एक ऐसा डर उत्पन्न हो जाता है जिसका प्रभाव कुछ समय तक रहता है, लेकिन किसी कमजोर दिल वाले के पास भूत प्रेत की बात रात को कर दी जाए तो उसके दिल में एक अजीब सा ही डर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो इन शक्तियों को बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर उनके सामने ऐसी बातें की जाए तो वे उन चीजों का काफी मजाक उड़ाते हैं। आज की हमारी कहानी इसी चीज पर आधारित है। नितिन, जो कि मुंबई जैसे महानगर में रहने वाला इंसान था, उसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह हर समय अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था क्योंकि वे सब भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। उनके दोस्तों का यही कहना होता था कि यह सब चीजें होती हैं। इसके बावजूद नितिन उनके दोस्तों का काफी मजाक उड़ाता था। नितिन को शुरू से ही मूवीज देखने का काफी शौक था। उसके घर से सिनेमाघर 5 किलोमीटर की दूरी पर था और वह अक्सर उसी सिनेमाघर में मूवी देखने जाता था। उसने अब तक सारी मूवीज दिन में ही देखी थी। वह रात के समय उस सिनेमाघर में कभी नहीं गया। तब एक दिन उसके दोस्त उससे एक शर्त लगाते हैं। वे कहते हैं कि सिनेमाघर में एक हॉरर मूवी लगी है और उसका आखिरी शो 11 बजे खत्म होता है। इस पर नितिन कहता है कि मुझे हॉरर मूवीज से डर नहीं लगता और मैं वह मूवीज जरूर देखने जाऊंगा। अगले ही दिन नितिन अपने घर से चलने लगा तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो? आज अमावस्या की रात है, तुम घर से बाहर मत जाओ। यह सब सुनना ही था कि नितिन ने उसकी माँ से कहा कि माँ, तुम मुझसे ये अंधविश्वासों की बात मत किया करो। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, तुम्हें इस बात का पूरी तरह से पता है। इसके बाद नितिन मूवीज देखने के लिए सिनेमाघर में चला जाता है। सिनेमाघर में उस समय भी काफी भीड़ होती है। नितिन मूवीज देख रहा होता है, लेकिन उसे यह मूवीज देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वह बीच में ही हंसने लगा, जिससे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। इसके बाद ठीक 11 बजे मूवी खत्म हो गई। कुछ ही देर में पूरा सिनेमाघर खाली हो गया और उस जगह पर बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। नितिन सिनेमाघर से बाहर खड़ा होकर ऑटो की वेट कर रहा था। तब उसने ऑटो लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। ऑटो वाले ने उसे कब्रिस्तान के बाहर छोड़ दिया क्योंकि कब्रिस्तान को क्रॉस करके ही नितिन का घर था। वह रात के समय उस कब्रिस्तान को क्रॉस करने वाला था क्योंकि यह कब्रिस्तान एक शॉर्टकट रास्ता था। वह कब्रिस्तान काफी पुराना हो चुका था। वह कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था और कब्रिस्तान को देख रहा था। उसे लगा कि आज कब्रिस्तान कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मैं रात के समय यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद नितिन उस कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। उस काली अंधेरी रात में उसे बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे कब्रिस्तान में इतना घना अंधेरा था। उसने जो फोन की टॉर्च जगा रखी थी वह भी नाम मात्र ही हो गई थी। नितिन फोन की टॉर्च के सहारे ही रास्ते को ढूंढता ढूंढता अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और वह फिर से चलने लगा। तब उसने देखा कि उस कब्रिस्तान में एकदम से तेज हवाएं चलने लगी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, अब यह क्या हो गया। वह आगे बढ़ता ही जा रहा था कि उसे कब्र पर उसके पिताजी बैठे दिखाई दिए। यह सब देखकर नितिन काफी चौंक गया। उसने अपने पिताजी से कहा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठे हैं। नितिन ने इतना कहा ही था कि उसके पिताजी उठे और उस कब्रिस्तान के और अंदर चले गए। नितिन उन्हें पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उनके पिताजी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। तब नितिन ने देखा कि उनके पिताजी दीवार पर चढ़े और दीवार से नीचे कूद गए। नितिन भी उस दीवार पर चढ़ा और उनके पिताजी के पीछे पीछे जाने लगा। नितिन को अब काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पिताजी उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे और नितिन के देखते ही देखते उसके पिताजी उससे काफी दूर चले गए। तब नितिन ने दूर से देखा कि उसके पिताजी एक पेड़ के अंदर चले गए।
नितिन को यह सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह उस पेड़ के पास पहुंचे और अपने पिताजी को आवाजें देने लगे। नितिन ने सोचा यह मेरी आंखों का वहम भी हो सकता है, शायद मेरे पिताजी इस पेड़ के पीछे आए थे। लेकिन नितिन ने वहां पर काफी देर तक वेट किया, फिर भी उसके पिताजी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। यह सब देखकर वह अपने घर पर वापस आ गया। अब तक उसके मन में काफी डर हो चुका था। कभी न डरने वाले नितिन को अब डर लग रहा था। वह फिर से उस कब्रिस्तान में आए और अपने घर की तरफ चल पड़े। सामने ही उसे अपना घर दिखाई दे रहा था। उस समय रात के 12 बज रहे होंगे। नितिन उसके बाद अपने घर पर पहुंचा और दरवाजे को नॉक करने लगा, लेकिन दरवाजा उसके पिताजी ने खोला और यह सब देखते ही नितिन पीछे जाकर गिरा। उसके गिरने की आवाज से उसकी माँ भी उठ गई थी। उसके बाद उसके माता पिता उसके पास आए और उसे कहने लगे कि क्या हुआ। नितिन को डर के मारे काफी पसीना आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसके पिताजी उसे घर उठाकर लाए। कुछ देर बाद नितिन नॉर्मल हुआ और उसके बाद उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ। इसके बाद नितिन ने उन्हें पूरी बात बताई कि मैंने आपको कब्रिस्तान में देखा था। इसके बाद नितिन के पिता ने कहा कि मैं तो यहाँ पर सो रहा था, तो मैं कब्रिस्तान में कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें वहम हुआ होगा, ऐसा करो तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ और इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। नितिन यह सब सुनते ही अपने कमरे में चला गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। नितिन के घर से वह कब्रिस्तान बिल्कुल ही साफ दिखाई देता था। नितिन अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पिताजी के रूप में एक इंसान उस कब्रिस्तान के एक कब्र पर खड़ा है और वह इस बार इतना भयानक लग रहा था कि जिसे देखकर नितिन की चीख निकल गई। वह चीखता हुआ अपने घर के नीचे आया और अपने माता पिता के कमरे में चला गया और डर के कारण सारी रात वह अपने पिताजी और अपनी मम्मी के कमरे में ही लेटा रहा। अब नितिन को विश्वास हो चुका था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। उसे सुबह तक काफी तेज बुखार भी हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। यह कहानी गगन की है, जो कि एक 21 साल का लड़का होता है। गगन जिस गांव में रहता था वह गांव काफी छोटा था और उनके गांव में आने के लिए 2 रास्ते बने हुए थे। उनमें से एक रास्ता छोटा पड़ता था और वह एक शॉर्टकट था, लेकिन वह रास्ता एक सुनसान इलाके से होकर आता था और दूसरे रास्ते पर घर वगैरह भी बने हुए थे, जिससे गांव वाले ज्यादातर उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे रात के समय। और जो वह छोटा रास्ता था उसके बारे में लोगों का यही कहना था कि उस रास्ते पर हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से गांव वाले उस रास्ते का प्रयोग कम ही करते हैं। गगन के एक दोस्त की शादी होती है और जिस दोस्त की शादी होती है वह एक दूसरे गांव में रहता है और वह गांव उनसे 6 किलोमीटर दूर था। उसके दोस्त की शादी रात के समय होती है, तो गगन अपने एक दोस्त नमन को साथ लेकर चल पड़ता है। वह शाम के 5 बजे शादी में पहुंच जाता है। उन्हें वहां पर शादी में काफी टाइम लग जाता है और रात के 10 बज जाते हैं। तब गगन अपने दोस्त से इजाजत लेता है कि मैं घर चला जाता हूँ। गगन और नमन अपनी बाइक पर गए थे। गगन नमन को उस शादी में ढूंढने लगता है क्योंकि उसे नमन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वह उस शादी में एक लड़के से पूछता है कि तुमने नमन को देखा है क्या, तो वह बताता है कि वह तो काफी समय पहले ही चला गया। इसके बाद जैसे ही गगन चलने लगता है उसका दोस्त कहता है कि तुम कुछ देर और यहीं पर रुक जाओ, और उसका दोस्त बहुत जिद करने के बाद गगन को वहीं पर रख लेता है। रात के ठीक 12 बजे गगन अपनी बाइक लेकर वहां से चल पड़ता है। वह उस गांव से थोड़ी दूर आया ही था कि उसे रास्ते में ही अपना दोस्त नमन दिखा। नमन को देखते ही गगन ने अपनी बाइक को रोक लिया और उससे पूछा कि तुम तो काफी समय पहले ही जा चुके थे और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर नमन ने कहा कि मैं जिसके साथ आया था वह मुझे यहीं पर उतार कर चला गया और मैं कब से तुम्हारी यहीं पर वेट कर रहा हूँ। इसके बाद गगन ने नमन से कहा कि अगर तुम यहीं पर वेट कर रहे थे तो मेरे पास ही चले आते, हम दोनों इकट्ठे ही चल पड़ते। इस पर नमन ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया और इसके बाद वह गगन की बाइक के पीछे बैठ गया। गगन बाइक को चलाने लगा। तब नमन ने कहा कि यार काफी देर हो चुकी है, हम छोटा रास्ता ले लेते हैं ताकि हम गांव में जल्दी पहुंच जाए। गगन ने नमन की बात को सुन लिया और उसी छोटे रास्ते पर अपनी बाइक को ले लिया। रास्ते में काफी कोहरा था क्योंकि सर्दियों के दिन थे,
इसलिए गगन अपनी बाइक को धीरे धीरे ही चला रहा था। वह रास्ता 4 किलोमीटर लंबा था, तो गगन ने सोचा कि हम जल्दी ही घर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद गगन ने देखा कि उसकी बाइक पर वजन बढ़ता ही जा रहा है और वजन के कारण उसकी बाइक काफी धीरे धीरे चलने लगी। उसने नमन से कहा कि यार बाइक में इतना वेट कैसे हो गया। बाइक पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई 4-5 इंसान बैठे हों, लेकिन पीछे से कोई भी आवाज नहीं आई। उसने फिर से कहा कि यार नमन क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल ही चुप हो गए। इसके बाद गगन ने एक जगह पर बाइक को रोक लिया और उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। यह सब देखते ही गगन को काफी सदमा लगा और वह सोचने लगा कि अभी तो मेरे पीछे नमन बैठा था, वह चलती बाइक से कहां पर चला गया। इसके बाद गगन ने नमन को काफी ढूंढा और आवाजें भी दी, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उसे नमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब गगन को काफी डर लगने लगा, क्योंकि उसे इस रास्ते के बारे में अच्छी तरह पता है कि इस रास्ते पर कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। इसके बाद गगन अपनी बाइक को शुरू करता है और उस रास्ते पर फिर से चलने लगता है। वह थोड़ी दूरी पर गया ही था कि रास्ते में ही देखता है कि उसका दोस्त नमन सिर झुकाकर सड़क के किनारे पर बैठा था। गगन ने उसके सामने ही बाइक रोक ली और उससे पूछा कि साले तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गया। तब गगन ने देखा कि नमन नीचे बैठा बैठा अपने ही हाथ को चबा रहा है और उसके हाथ से खून पानी की तरह बह रहा था। यह सब देखकर गगन के तो होश उड़ गए। गगन को अब समझ में आ चुका था कि यह उसका दोस्त नहीं है। वह धीरे धीरे पीछे हटा और अपनी बाइक की तरफ गया। उसकी नजरें नमन को ही देख रही थी। तब अचानक से नमन ने अपना सिर को ऊपर कर लिया। तब उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया कि सामने जो लड़का बैठा है उसका पूरा चेहरा ही काला हो चुका है। वह अपनी जगह से उठा और गगन की तरफ बढ़ने लगा। गगन उससे थोड़ी ही दूरी पर था। गगन तुरंत ही अपनी बाइक पर बैठा और बाइक को शुरू करते ही वहां से अपनी बाइक को पूरी रफ्तार के साथ चलाया। उस आत्मा ने अपने हाथ को गगन की तरफ घुमाया था, लेकिन गगन किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से निकल गया। बाइक चलाता चलाता गगन ने पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा कि वह आत्मा उसकी तरफ बहुत तेजी के साथ भागती हुई आ रही है। यह सब देखकर गगन ने अपनी बाइक की रफ्तार और तेज कर दी और कुछ ही देर में गगन अपने गांव में पहुंच गया। डर के कारण उसका काफी बुरा हाल था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह होते ही वह नमन के घर पर गया तो उसने देखा कि नमन की हालत बिल्कुल खराब है। उसे काफी तेज बुखार आ रहा था। वह नमन के पास बैठा और उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ। इस पर नमन ने कहा कि मैं रात को शादी में तुम्हारे साथ गया था, तो शादी छोड़कर मैं उस गांव से थोड़ी दूर आ गया था, क्योंकि मैं उस शादी में काफी परेशान हो चुका था। तब मुझे तुम आते दिखाई दिए और तुम अपनी बाइक पर थे और तुमने मुझसे कहा कि चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे पीछे बैठा और घर की तरफ चल पड़ा और तुमने बाइक को उसी छोटे रास्ते पर ले लिया। उसके बाद गगन ने पूछा कि आगे क्या हुआ। तब नमन ने बताया कि तुम बाइक से नीचे उतरे और रोड की तरफ एक साइड में चले गए। मैंने सोचा तुम वॉशरूम करने गए होगे, लेकिन मैंने वहां पर काफी देर तक वेट की। मैं बाइक से नीचे उतर गया और जैसे ही मैं बाइक से नीचे उतरा वह बाइक अपने आप ही गायब हो गई। यह सब देखकर मेरे भी होश उड़ गए। उसके बाद मैं वहां से पूरी तेजी के साथ भागा तो मैंने देखा कि सामने ही तुम खड़े थे, लेकिन वह तुम नहीं थे। वह तुम्हारी शक्ल में कोई और ही था और वह इतना भयानक था कि उसने तो मेरी जान ही ले ली होती। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा। गगन ने यह सब सुना ही था कि वह आश्चर्यचकित हो गया कि हम दोनों के साथ ही एक ही साथ घटना घटी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारी जान नहीं गई। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आनंद, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर थे और उन्हें कैंपिंग का भी काफी शौक था। वे अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं। वे कुल 5 दोस्त थे। उन्होंने कैंपिंग के लिए एक जगह को चुना और सुबह होते ही उस जगह के लिए वे रवाना हो गए। जहां पर उन्हें जाना था वहां पर जाने में उन्हें काफी देर हो गई थी और रात के 8 बज रहे थे। वहां पर पहुंचकर वे एक होटल में रुके और अगले ही दिन कैंपिंग के लिए निकल गए। उन्होंने जो जगह कैंपिंग के लिए चुनी थी वह उन्हें ठीक नहीं लगी और इसके बाद वे कैंपिंग के लिए थोड़ी और आगे चले गए। उन्होंने अपने कैंप को एक जंगल के अंदर लगाया। पूरा दिन उन्होंने काफी एंजॉय किया और खूब फोटोग्राफ खींचे।
उन्होंने फैसला किया कि आज की रात हम यहीं पर रहेंगे। उन्होंने जहाँ पर अपनी कैंपिंग का टेंट लगाया था उससे थोड़ा दूर जाकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे थोड़ी रोशनी कर दी और वे सोचने लगे कि अब रात को फोटोग्राफ खींचेंगे कि हम लोगों ने कैसे इस जंगल में रात को एंजॉय किया। आनंद ने रात के समय भी काफी फोटोग्राफ खींचे। उसके बाद वे अपने टेंट में आकर सो गए। रात के ठीक 1 बजे उन्हें बाहर से आवाजें आती हैं, जैसे कोई पेड़ों को काफी जोर जोर से हिला रहा हो। उन्हें लगा शायद इस जंगल में कोई जंगली जानवर रहता हो, यह सब वही कर रहा हो। यह सब सोचकर वे अपने टेंट से बाहर नहीं गए। फिर उनमें से एक दोस्त को वॉशरूम जाना था। वह टेंट से बाहर निकला और झाड़ियों की तरफ चला गया। उस समय आनंद उठे हुए थे और उसके 3 दोस्त सो रहे थे। उनके दोस्त को जाए हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन वह टेंट के अंदर आया ही नहीं। इसके बाद आनंद अपने टेंट से बाहर निकले और उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उसने उन्हें काफी आवाजें दी। तब तक उसके 3 दोस्त भी उठ गए थे। वे भी उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, जिस पर आनंद ने कहा कि रमेश वहां पर गया था और वह अब तक नहीं आया और उसे जाए हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं। यह सब सुनकर सभी दोस्त उसे ढूंढने लगे, लेकिन रमेश का कहीं भी अता पता नहीं था। चारों ने अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों अलग अलग दिशाओं में अपने दोस्त को ढूंढने लगे। तब उनमें से एक दोस्त ने देखा कि रमेश की लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी, जिसे देखते ही साथ वह चीख पड़ा और उसकी चीख सुनते ही सभी उसके पास पहुंचे और सब ने यह खौफनाक नजारा देखा। रमेश की काफी बुरी हालत की गई थी। उसके मुंह का सारा मांस नोच लिया गया था। यह सब देखकर चारों दोस्तों में काफी खौफ पैदा हो गया और उसके बाद वे सभी अपनी टेंट की तरफ भागे। सभी को अपनी अपनी जान की फिक्र होने लगी। वे जैसे ही टेंट के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनके टेंट का भी बुरा हाल हो गया है और किसी ने उनका सारा सामान इधर उधर फेंक दिया था। यह सब देखकर वे चारों इधर उधर भागने लगे। आनंद ने जिस कैमरे से फोटोग्राफ खींचे थे उसे उठाया और कहा कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए, जिसे हम पर कोई हमला न कर सके। वे चारों आपस में दुबक जाते हैं और उस जंगल में बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तब वे चारों ही दोस्त देखते हैं कि सामने से एक जानवर बहुत तेजी के साथ भागता हुआ आ रहा है और वह शायद इन्हें चोट पहुंचा देता, जिसकी वजह से चारों दोस्त अलग अलग हो गए और इधर उधर भागने लगे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जानवर है, क्योंकि अंधेरे में वह जानवर बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक दोस्त के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर आनंद उसकी तरफ जाता है तो वह जो देखता है उसे देखते ही साथ उसकी भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके एक और दोस्त की गर्दन को अलग कर दिया गया था और उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। इतना खौफनाक मंजर देखकर आनंद का तो डर के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। वह अपने बचे हुए 2 दोस्तों को ढूंढने लगा और उन्हें जोर जोर से आवाजें देने लगा। उनमें से एक दोस्त उसके पास ही छिपा था। वह झाड़ियों से निकला और आनंद के पास आया। वे दोनों मिलकर अपने तीसरे दोस्त को ढूंढने लगे। वह जानवर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें उनका तीसरा दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं देता और न ही उन्हें कहीं पर वह मिलता है। और इसके बाद आनंद और वह दूसरा दोस्त उस जंगल से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं और रास्ता ढूंढते ढूंढते एक ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जहां से एक चौराहा बन रहा था और वहां से 4 रास्ते अलग अलग हो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस जंगल से बाहर जाने के लिए वे कौन से रास्ते पर जाएं। दोनों ही एक ही रास्ते पर चले जाते हैं तो उन्हें रास्ते में जो दिखाई देता है उसके बाद वे उस रास्ते से वापस ही आ जाते हैं, क्योंकि सामने ही उनके तीसरे दोस्त की भी लाश पड़ी थी और उसका भी हाल काफी बुरा किया गया था। आनंद और उसके दोस्त को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। वे दोनों ही बचे थे और उस रास्ते पर काफी तेजी के साथ भाग रहे थे और बहुत कोशिश करने के बाद वे दोनों ही उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और वे भागकर एक गांव में गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक इंसान को ये सारी बातें बताई और वह पूरी रात उसी के घर पर बिताई। उन्हें अपने दोस्तों को खोने का काफी दुख था। इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर पर वापस आ गए और अगले ही दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरा जो दूसरा दोस्त था उसकी भी मौत हो गई है। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। इसके तुरंत बाद ही मैं एक तांत्रिक के पास गया
और उससे अपनी सारी आप बीती बताई। उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि जिस जंगल में तुम गए थे रात के समय तुमने फोटोग्राफ खींची और वहाँ पर कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जो नहीं चाहती थी कि उन्हें परेशान किया जाए। तब तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे पास जो फोटोग्राफ है उन्हें मुझे दिखाना। इसके बाद मैं अपने घर से जो मैंने फोटोग्राफ खींची थी वह तांत्रिक के पास ले आया और उसे तांत्रिक को दिखाते हुए कहा कि मैंने ये सब फोटोग्राफ खींची थी। इसके बाद तांत्रिक देखते ही बता देते हैं कि यह देखो तुमने उस आत्मा की भी फोटो खींची है। इसके बाद वह फोटोग्राफ आनंद देखने लगता है, तो जो वह देखता है उसे देखकर उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उस फोटोग्राफ के अंदर उसके दोस्तों के अलावा एक काला साया भी था। तब तांत्रिक ने कहा कि वह आत्मा अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद मैंने तांत्रिक से बहुत मिन्नतें की। फिर तांत्रिक ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पर एक धागा बांध देता हूँ और तुम्हें जिंदगी भर यह धागा नहीं खोलना है, इसी की वजह से तुम्हारी रक्षा होगी। उसके बाद से मैं वह धागा अपने हाथ पर बांधे हुए हूँ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। यह कहानी विद्युत की है। विद्युत बताते हैं कि वे अपने दोस्तों के साथ मेले में चले जाते हैं और उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक मेला लगा था और वह मेला इतना प्रसिद्ध था कि वहां पर काफी भीड़ होती थी। विद्युत की उम्र उस समय 16 साल थी और उसके वे दोनों दोस्त राम और विजय थे। तीनों ही मेले में पहुंचकर खूब मस्ती करते हैं और वहां पर वे खूब एंजॉय करते हैं। उस मेले में हर प्रकार की चीजें थी। तीनों दोस्तों ने उस मेले में खूब खाया पिया। राम ने कहा कि हमें इस मेले से कुछ खरीदना चाहिए। उन्हें वहां पर काफी चीजें भी पसंद आ गई। तीनों दोस्तों ने वहां पर खूब चीजें खरीदी। तब विद्युत देखता है कि उस मेले से थोड़ी दूर हटकर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा इंसान बैठा है और वह भी कुछ सामान बेच रहा था, लेकिन उसके पास से देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके पास सामान खरीदने नहीं जा रहा था। जिस पर विद्युत कहता है कि हमें वहां से कुछ सामान खरीदना चाहिए। तीनों ही दोस्त उस इंसान के पास पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि वह बूढ़ा इंसान काफी अजीब दिख रहा था। वह देखने में नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। वह जो चीजें बेच रहा था वे आईने थे और अलग अलग तरह के डिजाइन के थे। राम ने उस बुजुर्ग इंसान से एक आईना खरीदा और वह खरीद कर हम अपने घर पर आ गई। लेकिन मैं रास्ते में आता आता सोच रहा था कि उस बुजुर्ग इंसान ने इस आईने के पैसे हमसे नहीं लिए थे। उसने यह आईना हमें मुफ्त में ही दे दिया था। हमने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन उसने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया और वह बिल्कुल ही कम बोल रहा था। राम ने वह आईना अपने कमरे में टांग दिया और उस आईने में अपने चेहरे को निहारने लगा और उस आईने में राम का चेहरा बहुत ही आकर्षक लग रहा था। पता नहीं उस आईने में ऐसी क्या बात थी कि अगर जो भी उस आईने को देख लेता वह उसी के मोहिनी में पड़ जाता। राम ने अब खाना पीना भी लगभग छोड़ ही दिया था। वह खाना बिल्कुल ही कम खाता था और ज्यादातर अपना टाइम उसी आईने के सामने बिताता था। उसके घर वाले उससे काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह समय पर कोई भी काम नहीं करता था और न ही वह पढ़ने लिखने में अपना ध्यान लगा रहा था। राम की मम्मी उसके कमरे में आती है और उस आईने को देखती है और वह कहती है कि वह इस आईने को बाहर फेंक देगी। राम उस समय वहां पर नहीं होता। जैसे ही राम की मम्मी उस आईने को उतारने लगती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उसके हाथ को पकड़े हुए है और वह शक्ति नहीं चाहती कि इस आईने को उतारा जाए। इसके बाद राम की मम्मी नीचे चली जाती है। थोड़ी ही देर में राम फिर से उसी आईने के सामने बैठ जाता है। अगले ही दिन राम के घर में चिल्लाहट पड़ जाती है, क्योंकि राम रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका था और उसके मम्मी पापा ने उसे घर में और घर से बाहर भी काफी ढूंढा, लेकिन उन्हें वह कहीं भी नहीं मिला और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। विद्युत बताते हैं कि मैं भी राम के घर पर गया और मैं भी सोच रहा था कि राम ऐसे कैसे गायब हो सकता है। उनके घर वालों को कहना था कि राम देर रात तक उसके कमरे में ही था और सुबह होते ही वह गायब हो गया, क्योंकि उनके घर के सारे दरवाजे बंद थे और न ही दरवाजा खोलने की आवाजें आई। विद्युत देखता है कि राम की मम्मी आईने के बारे में भी बता रही थी, लेकिन वह आईना राम के कमरे में कहीं पर भी नहीं था। जब से राम गायब हुआ है वह आईना भी गायब हो गया है, लेकिन विद्युत ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वही आईना एक बार विजय को मिल जाता है। विजय भी उस आईने को उठाकर अपने घर पर लगा देता है
और वह भी उस आईने की मोहिनी में पड़ जाता है। विजय का हाल भी राम जैसा ही हो जाता है। वह भी अब दिन रात उसी आईने के पास बैठा रहता है और उस आईने में अपने आप को निहारता रहता है। और एक दिन अचानक विजय भी गायब हो जाता है। विद्युत को यह सब समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और मेरे दोस्त रहस्यमय ढंग से कैसे गायब हो गई। एक दिन विद्युत अपने स्कूल से घर पर आ रहा था तो रास्ते में उसे वही आईना पड़ा दिखाई दिया। विद्युत ने भी उस आईने को उठाया और अपने घर पर ले आया और वह सोचने लगा कि मैं भी देखूं इस आईने में ऐसा है क्या। विद्युत ने वह आईना अपने कमरे में टांग दिया। विद्युत बताते हैं कि उसे हर टाइम ऐसे ही लगता था कि जैसे वह आईना उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। और जब भी विद्युत उस आईने में अपना चेहरा देखते थे तो उसे अपना चेहरा कुछ और ही आकर्षक लगता था और विद्युत का मन करता था कि वह आईने के सामने ही बैठा रहे। रात होते ही उस आईने की वजह से कमरे में ऐसा माहौल बन जाता था कि जैसे उस कमरे में उसी आईने का राज हो और सारी दुनिया उस आईने में ही समाई हुई हो। विद्युत को रात को उस आईने से काफी अजीब अजीब आवाजें भी आती और कुछ ही दिनों में विद्युत को भी उस आईने की आदत लग जाती है और वह भी उस आईने के सामने दिन रात बैठा रहता है और उस आईने के सामने बैठकर अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है। यह सब विद्युत की मम्मी देख रही थी और विद्युत की मम्मी को पता था कि उसके दो दोस्त इसी आईने की वजह से गायब हुए हैं। तो वह विद्युत को समझाने लगी। वह विद्युत के पास गई तो उसने देखा कि विद्युत की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस चुकी थी। विद्युत ने अपनी मम्मी को दूर हटा दिया और उसी आईने में अपने आप को देखने लगा और अपनी मम्मी से कहा कि देखो मेरा चेहरा कितना आकर्षक है। यह सब देखकर विद्युत की मम्मी उसके पापा को सारी बात बता देती है। तब उसके पापा विद्युत को एक तांत्रिक के पास लेकर चले जाते हैं। तांत्रिक थोड़ी पूजा करने के बाद बता देता है कि इस पर उस मोहिनी आईने का असर हो चुका है। वह एक मोहिनी आईना है जो किसी भी इंसान को अपने मुंह में डाल लेता है और धीरे धीरे कर उसे अपने अंदर ही समा लेता है और जो भी इंसान उस आईने में अपने चेहरे को देखेगा उसे अपना चेहरा आकर्षक ही दिखेगा और वह उसके मुंह में फंसता जाएगा और दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो उस आईने के अंदर से उस इंसान को बाहर निकाल ले। इस पर विद्युत के पिताजी तांत्रिक की काफी मिन्नतें करते हैं। विद्युत के पापा अपने घर पर जाते हैं और विद्युत के कमरे में जाते ही वे उस आईने की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे तोड़ने ही वाले होते हैं कि उन्हें आईने के अंदर से एक आवाज आती है कि अगर तुमने मुझे तोड़ा तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगा। विद्युत के पापा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन वह उस आईने को तोड़ने में नाकाम रहे क्योंकि वह जो भी चीज उस आईने की तरफ फेंकते तो वह चीज उस आईने के अंदर ही चली जाती। यह आईना काफी अजीब था। इसके बाद विद्युत के पिताजी फिर से तांत्रिक के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि वह आईना तो टूट ही नहीं रहा। इसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि वह आईना आपके लड़के के हाथ से ही टूटेगा। इसके बाद तांत्रिक विद्युत को लेकर विद्युत के घर पर चले जाते हैं और विद्युत के हाथों ही उस आईने को तोड़वा देते हैं और जैसे ही आईना टूटता है उस आईने के अंदर से काफी भयानक भयानक आवाजें आने लगती हैं। यह सब सुनकर चारों तरफ काफी खौफ का माहौल हो जाता है और इस प्रकार विद्युत की जान बच जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों यह कहानी निकिता की है। निकिता जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल के करीबन होगी। वह पढ़ने में काफी अच्छी थी और वह जहाँ पर रहती थी वह गांव भी काफी खूबसूरत था। जहाँ पर निकिता का घर था उस घर के थोड़ी ही दूरी पर चलकर एक खंडहर था और वह खंडहर इतना पुराना था कि उसकी दीवारें इतनी जर्जर हो चुकी थी कि उसके पास से जाते हुए लोग भी काफी डरते थे कि कहीं इसकी दीवारें उनके ऊपर न गिर जाएं। लोगों ने उसे तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन सभी लोग नाकाम रहे क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना था कि वहां पर जिन का वास है। यह उस समय की बात है जब हर घर में टीवी नहीं होता था और लोग टीवी देखने दूसरों के घर जाते थे और वे काफी दूर दूर तक चले जाते थे। लोगों का मानना था कि उस खंडहर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कोई भी रात का समय उस खंडहर से क्रॉस नहीं होता था। निकिता अपनी बड़ी बहन के साथ टीवी देखने एक दूसरे घर में जाती है
और वह घर उनके घर से काफी दूरी पर था। उन्हें आते हुए उसी खंडहर के पास से आना पड़ता था और वे हर रोज रात के 8 बजे तक अपने घर पर वापस आ जाती थी। उनके साथ उनके पिताजी भी जाते थे, लेकिन आज उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, जिस पर निकिता और उसकी बहन टीवी देखने चले जाती हैं। और वहां पर टीवी देखने में वे इतनी बिजी हो जाती हैं कि उन्हें टाइम का होश ही नहीं रहता। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन निकिता का मन नहीं था कि वह घर जाए। निकिता की बहन दूसरी लड़कियों के साथ अपने घर पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद निकिता भी वहां से एक सहेली के साथ अपने घर पर आने लगती है और रास्ते में वह उसी खंडहर के पास होती है। तब खंडहर से अजीब आवाजें आती हैं। दोनों ही लड़कियां वहां पर काफी डर जाती हैं। इसके बाद निकिता अपने घर पर आ जाती है। उसके माता पिता उसे खूब डांट लगाते हैं कि तुम इतनी रात को वहां से क्यों आई हो, तुम्हें अपनी बहन के साथ ही आना था। इसके बाद निकिता खाना खाती है और सो जाती है, लेकिन उसे रात के ठीक 1 बजे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर के अंदर भारीपन हो। वह अपने बिस्तर से उठ जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है, तो उसे महसूस होता है कि जैसे उसके शरीर में इतना वजन हो गया हो कि उसके अंदर कोई दूसरा इंसान हो। उसकी आवाज भी काफी अजीब हो चुकी थी। वह इन सब के बावजूद अपने बिस्तर पर आई और सो गई। सुबह तक निकिता की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे काफी तेज बुखार हो गया था। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और उसका इलाज करवाया गया, लेकिन उसे काफी तेज बुखार था, जिसे ठीक होने में काफी टाइम लगने वाला था। और रात होते होते ही उसका बुखार भी ठीक हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बाद निकिता की मम्मी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि चलो खाना खा लो। इसके बाद निकिता खाना खाने आती है, लेकिन उसे अपने शरीर पर अब काबू नहीं था। वह जैसे ही खाने के पास आती है, उसका मन आज मांस खाने को कर रहा था। यह बात काफी अजीब थी, क्योंकि उनके घर में तो यह सब कभी नहीं बनता था। उसके बाद वह अपनी माँ और पिताजी से कहती है कि मुझे मांस खाना है। यह सब सुनते ही निकिता की मम्मी उसे एक झापड़ मार देती है कि हम सब यह सब चीजें नहीं खाते और आज तुम मुझे इस चीज के बारे में क्यों कह रही हो। इस पर निकिता काफी चिल्लाने लगती है और उसके घर वालों को सुनाई देता है कि निकिता के अंदर से कोई और ही बोल रहा हो और वह जोर जोर से कह रही थी कि मुझे मांस खाना है। इसके बाद निकिता वहां से उठी और उनके घर में जो बिल्ली थी उसे ही उसने अपने हाथों से मार दिया और घर वालों को देखते ही देखते उसने उस बिल्ली को खाना शुरू कर दिया। डर के कारण निकिता की मम्मी उसके पास भी नहीं गई और कुछ ही देर के बाद निकिता बेहोश हो गई। उसके सारे मुंह पर खून लगा था। उसके घर वाले समझ चुके थे कि हमारी बेटी के शरीर में कोई आत्मा चली गई है। वह तुरंत ही भागकर एक पंडित जी को बुला लाते हैं। थोड़ी ही देर में पंडित जी उनके घर पर आते हैं। वे निकिता के जैसे ही पास आते हैं, निकिता अपनी जगह से उठ जाती है। सोचने वाली बात यह थी कि यह तो अब तक बेहोश थी और पंडित जी के आने के साथ ही यह कैसे उठ गई। वह अपनी जगह से उठी और आदमी की आवाज में बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। यह सब कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन उन मंत्रों का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। पंडित जी को समझ में आ चुका था कि यह खंडहर वाला जिन है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और यह जिन उनके काबू में नहीं आएगा। इसके लिए उन्हें किसी बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही सब घर वाले और वह पंडित जी निकिता से थोड़े दूर हटते हैं, तो निकिता का पूरा शरीर ऐसे मुड़ जाता है जैसे वह एक रबड़ से बनी हुई हो। उसने अपने दोनों हाथों को इस तरह से मोड़ लिया था कि उनमें हड्डियां हो ही ना। इसके बाद निकिता के अंदर से आवाज आती है कि मुझे बचा लो पिताजी, यह मुझे मार डालेगा। और फिर से उस जिन की आवाज आती है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ। इसके बाद सब घर वाले वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और पंडित जी बताते हैं कि हमारे गांव से थोड़ी दूर हटकर जो बरगद का पेड़ है, उस पर एक ब्रह्म राक्षस का वास है, लेकिन उसकी साधना काफी कठिन है। तुम्हें वहाँ पर लगातार 2 दिन तक साधना करनी पड़ेगी अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो। यह सब सुनकर निकिता के पापा वहाँ पर साधना करने बैठ जाते हैं और निकिता के पापा को उस ब्रह्म राक्षस पर पूरा विश्वास होता है कि वह उनकी बच्ची को बचा लेगा। 2 दिन के बाद निकिता के पापा अपने घर पर वापस आते हैं तो
तो वे देखते हैं कि निकिता की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके सारे शरीर पर घाव थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे और वह खाने में सिर्फ मांस ही मांग रही थी। तब उसी समय पंडित जी उनके घर पर आते हैं। वो रात के ठीक 8 बजे उनके घर पर पहुंच जाते हैं और वह घर में कुछ पूजा करते हैं। यह सब सुनकर निकिता पास में ही पड़े एक चाकू को उठा लेती है और अपने हाथ पर रखकर निकिता के पापा को कहती है कि यह मंत्र बंद करो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। देखते ही देखते निकिता वह चाकू अपनी बाजू के आर पार कर देती है, लेकिन निकिता के घर वाले इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब पंडित जी उन्हें इशारा करते हैं कि आप लोग कमरे से दूर हो जाएं। इसके तुरंत बाद ही वे सब देखते हैं कि उनके घर में रोशनी ही रोशनी फैल गई। तब पंडित जी ने कहा कि आप सब एक साइड में हो जाएं और उस कमरे की तरफ कोई भी नहीं देखेगा। सब लोग निकिता के कमरे से काफी दूर थे। तब उन्हें आवाजें आती हैं कि जैसे दो इंसान आपस में खूंखार तरीके से लड़ रहे हों। फिर जल्दी ही उस कमरे से माफी मांगने की आवाजें आने लगी और कुछ ही देर में देखते ही देखते माहौल शांत हो गया। इसके बाद पंडित जी और निकिता के सब घर वाले उसके कमरे में पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि निकिता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह उठी और अपने पापा के गले लग गई। तब निकिता के पापा ने उस पंडित जी का धन्यवाद किया। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, यह सब उस ब्रह्म राक्षस ने किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये सभी कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगी तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं।